First of all, a very good morning to you first year. This is Ragni Rawat. Today I am going to taught you the topic enzymes and coenzymes from your biochemistry. So let's move to the introduction of the enzymes. Enzymes are biological catalysts synthesized by living cells that accelerate biochemical reactions. The orderly course of metabolic processes is only possible because each cell is equipped with its own genetically determined set of enzymes. It is only this that allows coordinated sequences of reaction metabolic pathways involved in many regulatory mechanisms. So जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग फूड एनगल्फ करते हो. फूड एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसको सिंपलेस्ट मटेरियल में ब्रेकडाउन होने के लिए ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो उसको ब्रेकडाउन के लिए एमाइलेज इंपॉर्टेंट है, फैट के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीज. तो एंजाइम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. सो आज हम एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स इट. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स कि वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उनको प्रोसीड करते हैं. एंजाइम्स के हमारे 3 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लाइक कैटालिटिक पावर, स्पेसिफिसिटी, रेगुलेशन करना. तो वो क्या करती है, जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उनको कैटलाइज कौन करता है, एंजाइम्स करता है. सेकंड, स्पेसिफिसिटी मीन्स जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है तो उनके लिए एक सिलेक्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ओनली सिलेक्टिव एमाइलेज, ठीक है. प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, ठीक है. थर्ड वन इज रेगुलेशन, मेटाबॉलिक इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर्स. मतलब कि एंजाइम्स को कब एक्टिवेट होना है, कब इनहिबिशन होना है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल. एंजाइम नॉमेनक्लेचर. आपको पता है कि ट्रेडिशनली जो एंजाइम्स होते हैं उनके सफिक्स में क्या लगता है, एज. तो जितनी भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में है, जितने भी सबस्ट्रेट हमारी बॉडी में बनते हैं, अगर उनके आगे एज लग जाता है, उनके सफिक्स क्या होता है, सफिक्स. आपको पता है प्रीफिक्स, सफिक्स, आगे लगने वाला प्रीफिक्स एंड पीछे लगने वाला सफिक्स. तो अगर किसी भी नोमेनक्लेचर में कोई भी वर्डिंग है उसके आगे एज लग जाता है तो वो आपका क्या होता है, एंजाइम्स होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने दिया है फॉस्फेटेज, यूरिएज, कैटलेज, प्रोटीएज. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स को क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ठीक है. ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम, लाइएज एंजाइम्स एंड लाइगेज एंजाइम. लेट्स रीड देम वन बाय वन. तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऐसी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं, ठीक है. ये कैटलाइज करते हैं बाय द रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप यहाँ पर देख रहे हैं ए मॉलिक्यूल्स के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है प्लस बी दूसरा मॉलिक्यूल है. और जब ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जो हाइड्रोजन है वो ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफर हो जा रहा है. ये कि आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है. इसकी 2 सब क्लासेस है, ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजनेज, जिसके बारे में अभी आपके बताऊंगी. ऑक्सीडेज ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जहाँ पर कि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, अपने डोनर आइटम से रिसेप्टर आइटम की तरफ. लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर. हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लेकिन डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए. तो जो ऑक्सीडेज रिएक्शन होती है उसमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या रहता है, हमारा ऑक्सीजन रहता है. लेकिन डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में जहाँ पर डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ठीक है. तो ऑक्सीडेज का आपके पास एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज का आपके पास एलडीएच. आपके पास एक ऑक्सीडो रिडक्टेज की एक यहाँ पर रिएक्शन है. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है हमारा रिएक्शन में, इसमें NAD प्लस है, ठीक है. तो जो हमारा OH से जो हमारा अल्कोहल में OH जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जब हमारी रिएक्शन कैटलाइज हो गई है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो यहाँ पर C के पास
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में OH था प्रीवियस रिएक्शन में, लेकिन अगले जो रिएक्शन फॉर्म हुई इसमें दो बॉन्ड हमारे आ गए विद ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटके कहाँ चली गया, NADH रिएक्शन की तरफ चले गया। तो यहाँ पर हमारा जो लैक्टेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारी क्या रिएक्शन है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक ग्रुप से ट्रांसफर होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, और वो सबस्ट्रेट जो होगा वो अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन आप देख रहे हो, ए के साथ एक्स है प्लस बी, रिएक्शन प्रोसीड हुआ और ए प्लस बी एक्स हो गया। तो यहाँ पर से जो एक्स आपका सबस्ट्रेट है ये ए से हटकर बी में ट्रांसफर हो गया, तो ये इजी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा। ठीक है, एक ग्रुप का ट्रांसफ़र होना एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। ठीक है, इसकी जो सब क्लासेस होती हैं लाइक ट्रांसफरेज जो एमिनो ग्रुप का है, और काइनेज जो फॉस्फेट ग्रुप का है। सो एमिनो ट्रांसफेज क्या है, जहाँ पर एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा वहाँ पर अमीनो ट्रांसफरेज, और जहाँ पर भी आपका फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा वहाँ हो गया काइनेज। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखिए आप एमिनो ट्रांसफरेज। ठीक है, एमिनो ट्रांसफरेज में क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शंस कैटेलाइज हो रही है उसमें एक एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है वन एमिनो एसिड से टू अल्फा कीटो एसिड में, जिसमें क्या होता है एक नए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड न्यू कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल है आपका AST। दूसरा आपका काइनेज। काइनेज में कैटेलाइज हो रही है आपके रिएक्शन, फॉस्फेट ग्रुप का कैटेलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है जैसे कि फ्रॉम द ATP टू अ सबस्ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका हो गया ग्लूकोकाइन। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये ट्रांसअमीनेज की है। ट्रांसअमीनेज यहाँ पर है हमारे पास मिथाइल ग्रुप विद द नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर जब रिएक्शंस प्रोसीड कर रही है विद द हेल्प ऑफ PNMT, ठीक है, इस एंजाइम्स के साथ, ट्रांसअमीनेज एंजाइम्स के साथ, तो क्या हो रहा है हमारा जो न्यू एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो बन रहा है। यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, राइट हैंड साइड देखिए आप, और ये फॉर्म करता है एपिनेफ्रिन। तो ये क्या है हमारा ट्रांसअमीनेज। ठीक है, ग्रुप का ट्रांसफर हो, एमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है और ये एपिनेफ्रिन बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वन इज हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब जब से आप इसको ब्रेक डाउन करें तो हाइड्रो मतलब वाटर, लेज मतलब ब्रेक डाउन। तो इसमें जो होगा हमारा जितने भी वाटर होगा H2 होगा उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एडिंग ऑफ वाटर होगा और देन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस किस तरीके के बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करता है, लाइक CC बॉन्ड, CO बॉन्ड, CN बॉन्ड, PO बॉन्ड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड्स बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, फॉस्फेटेज, ईस्ट्रेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, जैसे कि आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं A सबस्ट्रेट विद B सबस्ट्रेट। यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है लाइक H2। अब जब रिएक्शंस कैटेलाइज हो रही हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, AOH और BH। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गया, वाटर का ब्रेक डाउन हो गया और अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल का ब्रेक डाउन, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना मतलब हाइड्रोलेज। अब आपके पास आ गया है लाइज एंजाइम, जो आपका फोर्थ है लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम क्या करता है आपका, इसमें एडिशन ऑफ ग्रुप होता है टू ब्रेक डबल बॉन्ड। कोई भी सबस्ट्रेट है आपका डबल बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पर एक ग्रुप का एडिशन हो जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का ब्रेक ये करता है। ठीक है, लाइज एंजाइम्स का मतलब यही है, वहाँ पर एक चीज़ का एलिमिनेशन होगा और एडिशन भी होगा साथ साथ में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं डी कार्बोक्सिलेज और सिंथेज एंजाइम। आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हो, A सबस्ट्रेट है B सबस्ट्रेट के साथ और दूसरा है X और Y। तो ये रिएक्शन कैसे कैटेलाइज हो रही है, यहाँ पर एलिमिनेशन भी हो रहा है और एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है। लाइक X ने A के साथ बॉन्ड बना लिया और Y ने B के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यही आपका काम होता है लाइज एंजाइम्स का, जहाँ पर वो एलिमिनेट भी करता है, एडिशन रिएक्शंस भी करता है, डबल बॉन्ड को फॉर्म भी करता है और ग्रुप्स को ऐड करके डबल बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन भी करता है। पांचवा है आपका आइसोमरेज एंजाइम। क्या करता है, कैटेलाइज करता है इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर को। इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होता है एक ग्रुप
विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दो छोटा सा, तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, एक दूसरे के आइसोमेराइज हैं, ठीक है। जब ये आइसोमर्स, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को कौन कैटालाइज करता है, आपको आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आपका एपीमेरेज हो गया, म्यूटेज हो गया, रेसमेज हो गया, ठीक है, एपिमरेज हो गया, सिस ट्रांस आइसोमेरेज हो गया, ठीक है। इसमें इंटर कन्वर्जन होता है किसका, आइसोमर्स का, जैसे कि ए का ए डैश में हो गया, इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, समझ में आपको। सिक्स्थ है आपके पास लाइगेज एंजाइम, जैसे कि नाम से ही हो रहा है लाइगेज मतलब जोड़ना, तो इसमें क्या होता है कि जो दो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नीचे पे देखिए AOH प्लस BH ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा H2 है ये बाहर निकल जाएगा और A के साथ दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से दो सबस्ट्रेट का इजीली लाइगेट हो रहा है, मतलब टू डू बाइंड विथ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आप लाइगेज की एक रिएक्शंस देखिए, यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल है और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो जैसे कि डीएनए लाइगेज इसको इस रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहा है, तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइगेज का काम ही होता है दो रिएक्शंस के सबस्ट्रेट को बाइंड करना। देन आते हैं आपके स्टेप्स ऑफ द एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है। तो किस तरीके से आपका ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जनरेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस तरीके से एंजाइम प्रोसीड करते हैं। इसी में कुछ थ्योरीज हैं आपकी, लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, तो वो है हमारी जैसे कि लॉक एंड की मॉडल। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेसिफिसिटी मतलब कि जो एंजाइम होगा वो एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, लाइक एमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कैटेलाइज करेगा, इस तरह के नहीं होगा कि आपका एमाइलेज ही प्रोटीन को भी कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक एंजाइम हर चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल में फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या है कि जो हमारी एक्टिव साइट होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ई एक्टिव साइट, तो इसमें जो एंजाइम इसमें फिट होगा तो वही इसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लें, आपको इसको की एंड लॉक मॉडल क्यों बोला गया है, आपके घर की चाबी होती है, तो ठीक है, आपके घर की एक ही ताले की एक ही चाबी होगी, ठीक है। तो अगर मान लो बात, आप काफ़ी टाइम बाद घर को आए और आपने खो दी अपनी चाबी, तो आप किसी और की से उसको ओपन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, ताला तोड़ देना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, हमारी जो एक्टिव साइट होती है, उसके लिए सिर्फ एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिव साइट है ई में, ठीक है, तो इसमें एस नाम का जो सबस्ट्रेट है वही बॉन्ड बना सकता है, आप किसी और को ले आइए तो वहाँ पर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसमें की लॉक मतलब एक ही लॉक की सिर्फ एक की होगी, एक ही एक्टिव साइट के लिए एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर ये एक ही एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो वैसे ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन करेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्टिव साइट है अनबाउंड एंजाइम्स की, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, इसका एक अपना कॉम्प्लीमेंट्री शेप है एंजाइम्स का, ठीक है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री शेप है। तो एंजाइम्स जो है ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड मिलके अपना एंजाइम सबस्ट्रेट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल मतलब ये क्या होता है कि जो हमारी एक्टिव साइट्स होती हैं सब एंजाइम्स में, वो एक ऐसे शेप्स को एज्यूम कर लेती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनके सबस्ट्रेट के। लाइक यहाँ पर देख रहे हो आपकी फॉर एग्जांपल जो नीचे है यहाँ पर आपका ई है, ठीक है, एंजाइम्स है, तो उसकी साइट आपको कुछ दिख रही है डिफरेंट है एस से, लेकिन क्या करता है जो एंजाइम करता है वो अपना एक एंजाइम्स के अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने शेप को क्या करता है, वो अपने शेप को चेंज करता है और फिर उसके बाद फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है।
तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करने के लिए आपके पास दो थ्योरी है, एक लॉक एंड की मॉडल और सेकंड जो आपके सामने इंड्यूस्ड फिट। सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं वो अपने कैरी आउट करते हैं अपने फंक्शंस को ऑन दियर प्रोटीन स्ट्रक्चर। दूसरा ये है कि मैनी अदर रिक्वायर करते हैं नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, उनको बोलते हैं हम को फैक्टर्स। ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स देन प्रोटीन टेंड्स टू बी स्टेबल टू द हीट, इट मीन्स दे आर हीट लाइबल। ठीक है, मैनी को एंजाइम्स आर विटामिन्स एंड कंटेन विटामिन्स एज पार्ट ऑफ दियर स्ट्रक्चर। Fifth one, functional unit of enzymes is known as holoenzymes, and holoenzymes is equal to apoenzymes plus coenzymes. Apoenzymes क्या होते हैं? प्रोटीन विदाउट एनी कैटालिटिक रिएक्शंस। एंजाइम जो है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का बना हुआ है तो उसे ओलिगोमेरिक एंजाइम्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, मल्टी एंजाइम्स complex have multiple enzymes, you need to carry out different reaction in the sequence. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स, मतलब किस तरीके से एंजाइम वर्क करता है। हमारा अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देखें तो हर एक रिएक्शन को कैटेलाइज करने की एंजाइम का अपना रेट होता है। ठीक है, अगर बहुत सारी फैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम की काइनेसिस, मतलब उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, एंजाइम किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको इफेक्ट करते हैं। लाइक पीएच हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, तो इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं कौन? एंजाइमेटिक रिएक्शंस को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। तो हर एक एंजाइम्स का अपना अपना एक क्या होता है, अपना अपना, तो हर एक एंजाइम्स का अपना अपना एक रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि ये किस चीज़, और ये एंजाइम जो कैनेटिक्स होती है हमको किस किस चीज़ में हेल्प करती है? एनालाइज करने में, डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइमिक imbalance that underline numerous human disease. Level of particular enzymes serves as clinical indicator for the pathologies, myocardial infarctions, prostate cancer, damage to the liver. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। लाइक हमारा जो लीवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। जो बाइल होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और वहाँ से कन्वर्ट होता है, वो अपने कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में उसको कन्वर्ट होना होता है। तो कौन सा, तो वो वहाँ पर जो लीवर में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। लेकिन अगर उस एंजाइम में कोई डिफेक्ट आ गया या उसका रेट ऑफ रिएक्शंस कम हो गए तो क्या होगा? हमारी बॉडी में बाइल जो होगा वो इम्बैलेंस अमाउंट में हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी पैथोलॉजीज वो कॉज करेगा, सिरोसिस ऑफ द लीवर हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पर ये यही बोलना चाह रहा है कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हमको हेल्प करती है किसी भी जो हमारी ह्यूमन डिजीज़ेज हैं उनको एनालाइज करने में, डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट करने में। ठीक है, जैसे कि हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी CKMB नाम का आपका एक मायोग्लोबिन एंजाइम है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ऐसे ही आपके जो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पैथोलॉजीज के लिए, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया और डैमेज हो गया लीवर के लिए। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है CKMB एंजाइम। जैसे ये यहाँ पर एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि A और B आपके सबस्ट्रेट हैं और वो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको C&D। तो इसमें किस तरीके से एंजाइम आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको दो कंपोनेंट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स फ्री एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में हम क्या पता करते हैं, जो हमारी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में अपनी हमारी एनर्जी वर्क कर रही है, और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। दूसरा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, किस तरीके से हमारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, किस रेट से वो रिएक्शन वर्क कर रही है। क्वांटिटेटिव फॉर्म बोथ द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन।
तो आपके पास है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं डेल जी से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, देख लिए यहाँ पर मैथमेटिकली डेल जी मतलब जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है इज इक्वल टू है डेल जी पी माइनस डेल जी एस। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट है और एस है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो डेल पी क्या है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और डेल एस क्या है आपका सबस्ट्रेट का सम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिटरमाइन करता है ये आपका जो आप प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस में देखिए डेल जी पी माइनस डेल जी एस, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, अब हम अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, अगर आपका डेल जी की वैल्यू माइनस जी आती है, इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अगर इसकी पॉजिटिव है तो वो क्या कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताती है, गिब्स फ्री एनर्जी हमें ये बताती है कि किस तरीके से हमारी किस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस देती है किसी भी रिएक्शन, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस देती है कि किस डायरेक्शन में हमारी जो है रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब सेकंड है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जब भी हमारी जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल पड़ती हैं, अभी आपने गिब्स फ्री एनर्जी में क्या पढ़ा कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या होता है हमारा, तो जब कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट कहाँ कहाँ होती है, हमारी ग्राउंड स्टेट में और ट्रांजिशन स्टेट में। तो जो हमारा डिफरेंस है ग्राउंड स्टेज और ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जो इस बीच जब कन्वर्जन होता है तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जब हमारी जो रिएक्शन जब प्रोसीड हो रही होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो एंजाइम्स है वो ढंग से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा लो होगी, उसका मतलब है वो एंजाइम्स उतना ज़्यादा बेटर है और उतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम यही होता है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना मतलब कि आपका जो फूड है वो डाइजेशन होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स लगाता है, 2 घंटे लगाता है। लेकिन अगर एंजाइम्स आपका लूज़ है, ठीक है, एंजाइम्स आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो आपका वो उतने ज़्यादा 6 आवर्स लेगा आपके फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। तो यही होती है हमारी ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अगर इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, विदाउट अफेक्ट करना, उसके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। लाइक कंसंट्रेशन क्या है सबस्ट्रेट की, कंसंट्रेशन क्या है एंजाइम्स की, टेम्परेचर, पीएच, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्टिवेटर्स, टाइम, लाइट एंड रेडिएशन। तो आपका इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन मतलब होता है कि स्टॉप करना, ठीक है। कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं, आप उसको इनहिबिट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर इनहिबिशन रिएक्शन करेंगे। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जब हमारी कोई भी जो भी एंजाइम्स होता है उसकी वेलोसिटी को जो डिमिनिश कर दे, मतलब कम कर दे किसी भी कैटलाइज्ड रिएक्शन में, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका है यहाँ पर एक एंजाइम्स है, एंजाइम्स वहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को मैंने आपको पहले भी बताया था की एंड लॉग मॉडल में कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को वहाँ पर जुड़ना होता है। लेकिन इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर वहाँ पर उसको लॉक कर देता है, साइट को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कि सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ नहीं पाता और उसकी जो एंजाइम्स होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है। ये चार्ट आपका शो करता है कि कितने टाइप के इनहिबिशन होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल होते हैं 4 टाइप्स के, कम्पिटिटिव, नॉन अनकम्पिटिटिव, मिक्स्ड और नॉन कम्पिटिटिव। सबसे पहले देखें आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन, मतलब कि अगर आपने किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को डिमिनिश कर दिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनहिबिशन में क्या होता है, आपके कोवेलेंट अटैचमेंट होता है इनहिबिटर्स का। तो आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है कि जब कोई रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है
तो जो भी एंजाइम इसको कैटलाइज कर सकता है, आप उसको वर्क को रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इन्वॉल्व्स द कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम्स। ठीक है, द कैटालिटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द एंजाइम्स इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। और जो भी रिएक्शंस प्रोसीड होती है, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर ऑन द अदर हैंड आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ एन इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी इन विच द इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल एंटिटी कैन एसोसिएट एंड डिसएसोसिएट फ्रॉम द प्रोटीन्स बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शंस आपकी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर आपका अगर कोई भी आपका इनहिबिटर ऐड हो जाता है वहाँ पर, तो आप उसकी एक्टिविटी को रिवर्स कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके 4 टाइप के: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि आपका जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का बाइंड होना होता है, तो वहाँ पर एक्टिव साइट पे कौन जुड़ जाता है? हमारा इनहिबिटर जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है हमारा सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, ताकि हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सके। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारा एक सबस्ट्रेट और जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है और एक न्यू सबस्ट्रेट इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, स्टैटिन जो ड्रग होती है वो HMG कोएंजाइम ए के साथ compete करती है। ठीक है, और हमारी HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एक्टिव साइट को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। लेकिन जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो हमारे पास बन रहा है, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो काई में यूज़ आ जाता है हमारे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो साइकिल आपने प्रीवियस पढ़ी होगी, उसमें उस रिएक्शन में आ जाता है यूज़ में। तो इस तरीके से जो एंजाइम और इनहिबिटर हमारा जो सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, वो भी वहाँ पर वर्क में आ जाता है। कॉम्पिटिटिव अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट और हमारे इनहिबिटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि क्या होता है, हमारा जो एलोस्ट्रिक साइट होती है, एक ही एंजाइम्स के साथ हमारा इनहिबिटर और हमारा सबस्ट्रेटर दोनों क्या कर देते हैं? दोनों बाइंड अप हो जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पर मिक्स्ड इनहिबिशन क्या होता है? मिक्स्ड इनहिबिशन क्या होता है कि इसमें हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर और एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पर बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो दोनों कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? ये एक स्पेशल केस है इनहिबिशन का, जिसमें क्या होता है, इनहिबिटर के पास सेम एफिनिटी होती है एंजाइम्स के लिए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। वो एंजाइम को भी इनहिबिट कर सकता है आपका, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी इनहिबिट कर सकता है। देन लास्ट है आपका कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारी बॉडी में जो होता है वो अमाउंट, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स और एडेप्टिव एंजाइम्स। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जिनका लेवल हम अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अगर 4 एंजाइम है तो 4 ही एंजाइम्स हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। द सेकंड वन इज़ अडेप्टिव एंजाइम। अडेप्टिव एंजाइम्स क्या होता है कि इनका हमारी बॉडी में अपनी रेट के, अपने वर्क के हिसाब से इनका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है पर बॉडी नीड। और जो एंजाइम का जो सिंथेसिस है वो डिपेंड होता है जीन पे, क्योंकि जीन जो होता है वो एंजाइम्स के सिंथेसिस को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और इनका रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं? बाय इंडक्शन एंड रिप्रेशन। एट लास्ट आई एम कंक्लूडिंग माई टॉपिक। आज हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन एंड कंट्रोल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंजाइम्स। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसी चीज़ है कहीं पर समझ नहीं आता है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।